देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तुर्की इसराइल की बढ़ती दोस्ती और फिलिस्तीन के खिलाफ साजिश की खबर के साथ। तुर्की की मदद से फिलिस्तीन के खिलाफ फौजी मिशन शुरू करेगा इसराइल। इसराइल में नेतन्याहू की कट्टरपंथी सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी के साथ ही फिलिस्तीन में नए इंतफाज़ा की आहट शुरू हो गई है, जहां एक और इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वरिष्ठ राजनेता देश में गृह युद्ध के खतरे की बात कर रहे हैं। वहीं देश के आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए तल अवीव सरकार वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। वेस्ट बैंक में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के बीच मार्च 2022 से ही गम और गुस्से की लहर है और इसराइली बलों के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के हमले जारी हैं। अब इसराइल के एक मशहूर समाचार पत्र ने खबर देते हुए कहा कि इसराइल जल्द ही वेस्ट बैंक में एक फ़ौजी मिशन शुरू करने वाला है, जिसमें तल अवीव को तुर्की से भी मदद मिलेगी। इसराइल के मशहूर समाचार पत्र हारेत्ज़ ने कहा कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के कमज़ोर होने, महमूद अब्बास के उत्तराधिकार को लेकर मची उथल पुथल और तल अवीव शासन के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के बीच इसराइल को वेस्ट बैंक और ख़ासकर अल जनीन शहर में फ़ौजी अभियान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हारेत्ज़ के रक्षा विश्लेषक के मुताबिक तुर्क खुफिया एजेंसी इसराइल से अच्छे रिश्तों की हामी है और वो तल अवीव की खुशनुदी के लिए अपने यहाँ हमास के पर कतरने की दिशा में कदम उठा चुकी है। तुर्की नहीं चाहेगा कि वेस्ट बैंक में इसराइल की किसी भी फौजी कार्रवाई के जवाब में फ़िलिस्तीनी दल मैदान में उतरे और इस संकट की आग और भड़के। इस रिपोर्ट की माने तो तुर्की इसराइल के साथ अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता और वो इसराइल के लिए हमास की बलि देने के लिए तैयार है और इसीलिए तुर्की ने अपने यहाँ मौजूद हमास की लीडरशिप से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ अपने सैन्य अभियान पर रोक लगाएं। तुर्की की ओर से ये रिपोर्ट तल अवीव को भी भेज दी गई है। तुर्की ने हमास समेत फ़िलिस्तीनी दलों के ख़िलाफ़ ये कदम इसलिए भी उठाया है ताकि इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी खुश किया जा सके। इसराइल की खुफिया एजेंसियां तुर्की में हमास की एक्टिविटीज़ को लेकर तुर्की पर सवाल उठाती रही हैं। वहीं अमेरिका ने भी हाल ही में तुर्की पर आतंकवाद के समर्थन करने का आरोप लगाया है। हारेत्ज़ के अनुसार मोसाद और तुर्की की खुफिया एजेंसी ने कभी भी एक दूसरे के साथ सहयोग करना बंद नहीं किया। ये सहयोग और साझेदारी उस वक्त भी जारी रही जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते ख़त्म थे। जब अंकारा और तल अवीव के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़त्म हो चुके थे, तब भी तुर्क खुफिया एजेंसी ने ज़ायोनी शासन के साथ सहयोग जारी रखा। अगली खबर में बात करेंगे जर्मनी पहुँचे इराक़ी पीएम के बयान के बारे में। इराक़ के प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे, बगदाद के मामलों में किसी को दखल देने की इजाज़त नहीं। इराक़ के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सूदानी जर्मनी के चांसलर की दावत पर जर्मनी पहुंच गए हैं। इराक़ के ऑफिशियल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी पहुंचे इराक़ी नेता ने दो टूक शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि इराक़ किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, इसके साथ ही हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करे। इराक़ी मीडिया के मुताबिक सूदानी की इस यात्रा में दोनों देश आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के मामले की जांच करने पर ख़ास जोर देंगे। मोहम्मद सूदानी ने कहा कि हम इस सफ़र के दौरान इराक़ के गैस क्षेत्र में जर्मनी के निवेश और इराक़ में जर्मन कंपनियों की मौजूदगी को मजबूत करने के मामले में बातचीत करेंगे। मिडिल ईस्ट न्यूज़ के अनुसार इराक़ ईरान रिश्तों पर बात करते हुए मोहम्मद सूदानी ने कहा कि ईरान के साथ इराक़ के रिश्ते ऐतिहासिक हैं और हम 1200 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि इराक़ इलाक़े या दुनिया में किसी भी ख़ेमे में शामिल नहीं होगा। हमारा सारा जोर दुनिया भर और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों पर होगा। सूदानी ने कहा कि हम अलग अलग देशों के बीच रिश्तों की कड़ी के रूप में काम करना चाहते हैं और अलग अलग देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए योजनाएं पेश करने के लिए तैयार हैं। इराक़ी प्रधानमंत्री ने कहा कि बगदाद जर्मनी समेत अन्य देशों में रह रहे अपने नागरिकों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इराक़ में शांति और स्थिरता पलट रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में कानून का राज लागू हो सके। वहाबी आतंकी संगठन ISIS के बारे में बात करते हुए अस्सूदानी ने कहा कि ये आतंकी संगठन अब किसी शहर या इलाके पर कब्ज़ा करने की स्थिति में नहीं है। अगली खबर में बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की। अफ़गानिस्तान पर हमले की भूल ना करे पाकिस्तान, अंजाम होगा बेहद ख़तरनाक।
वहाबी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों से परेशान। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अफ़गानिस्तान पर इस आतंकी संगठन को पनाह देने के आरोप लगाते हुए कहा कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, इनको अफ़गानिस्तान में पनाह मिलती है। अगर ये हमले फ़ौरन नहीं रुके तो हमारी फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुसकर हमले करेगी। पाकिस्तानी नेताओं की बयानबाजी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने पाकिस्तानी फ़ौज और सरकार को सलाह देते हुए वार्निंग भी दी है। इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ मंत्री अफ़गानिस्तान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। मेरी उन्हें और फ़ौज को एक सलाह है, पाकिस्तानी फ़ौज ने अगर अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो फिर ऐसी जंग शुरू होगी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। बता दें कि इमरान खान के आलोचक उन पर तालिबान समर्थक होने के आरोप लगाते हुए उन्हें तालिबान खान कहते रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। लंबे समय बाद अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे इमरान खान ने कहा, अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमें उससे मजबूत रिश्ते रखने चाहिए। हमारी सरकार को देश की जनता से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और उन्हें सच्चाई बताना होगी। पाकिस्तान में तालिबान की मौजूदगी की बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज करीब 40,000 तालिबानी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा था, तब हमारे पास सुनहरा मौका था कि हम अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करते, लेकिन हमने इसे गंवा दिया। खान ने अपने बयान में कहा कि होम मिनिस्टर सनाउल्लाह अफ़गानिस्तान पर हमले की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी अमन व अमान कायम नहीं हो सकेगा। अगर हमारी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो फिर एक ऐसी जंग का आगाज़ होगा जो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ये धमकी तालिबान हुक्मरानों को सख्त नागवार गुजरी है। तालिबान के सीनियर लीडर और उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने सोशल मीडिया पर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग की एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। तालिबान नेता ने इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन देते हुए लिखा, राना सनाउल्लाह ज़बरदस्त, भूलिए मत कि ये अफ़गानिस्तान है, ये वो अफ़गानिस्तान है जहां बड़ी बड़ी ताकतों की कब्रगाह बन गई। हम पर फ़ौजी हमले का ख्वाब मत देखिए, वरना अंजाम उतना ही शर्मनाक होगा जितना भारत के सामने हुआ था। अगली खबर में बात करेंगे सऊदी राज परिवार में बढ़ते मतभेद और इख्तिलाफ की। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एकजुट हुआ सऊदी राज परिवार। पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब के राजकुमारों के बीच अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। अब इस चुप्पी के राज से पर्दा उठाते हुए सऊदी अरब के राजनीतिक सूत्रों ने कहा कि सऊदी राज परिवार में बिन सलमान के खिलाफ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सऊदी राजकुमार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सऊदी लीक्स की रिपोर्ट के मुताबिक संवैधानिक पदों से हटाए गए सऊदी राजकुमारों ने अपने वरिष्ठ साथियों समेत बिन सलमान के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करने की नीति अपनाई है। सऊदी राज परिवार के सीनियर मेंबर्स का मानना है कि बिन सलमान के सामने अगर अब भी हमने चुप्पी नहीं तोड़ी तो उन्हें एकदम किनारे कर दिया जाएगा। सऊदी राज परिवार में ये पहला अवसर है जब सत्ता के खिलाफ इतनी मुखर आवाज़ उठ रही है। सऊदी राजकुमारों का कहना है कि अगर बिन सलमान इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे तो ये सऊदी राज परिवार के लिए सही नहीं होगा और इस देश पर सऊदी राज परिवार का प्रभाव बेहद कम हो जाएगा। पिछली एक सदी से दुनिया के सबसे मालदार देशों में शामिल अरब पर हुकूमत करने वाले आले सऊद परिवार में इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन सऊदी राजकुमार अपनी दौलत समेट कर सऊदी अरब से भागने में लगे हुए हैं और देश के बाहर रहकर सऊदी सत्ताधारियों के खिलाफ साझा मुहिम शुरू करने में लगे हुए हैं। वहीं सऊदी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिन सलमान की ओर से सऊदी राजकुमारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के बाद से ही आले सऊद राज परिवार में मतभेद और गहरा गए हैं। बिन सलमान ने अपने लिए जिसे भी ख़तरा समझा उन्हें उनके पद से बर्खास्त करते हुए करप्शन के विरुद्ध मुहिम के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी के एक बड़े हिस्से को भी हड़प लिया। सऊदी युवराज ने कुछ शहजादों से कार्रवाई से बचाने के नाम पर भी मोटी रकम वसूल की, जिसमें वलीद बिन तलाल का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। बता दें कि सऊदी राज परिवार को हर साल पिकनिक के नाम पर कम से कम 10 अरब डॉलर दिए जाते हैं, लेकिन बिन सलमान ने सत्ता पर पकड़ मजबूत करते हुए उन शहजादों के बजट में भारी कमी कर दी जो उनके समर्थक नहीं थे या जिनसे उन्हें कोई ख़तरा हो सकता था। आज का हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।